Assalamualaikum students, welcome to Merit online classes. My name is Sana and we were studying chapter number 24 एवोल्यूशन. ठीक है, एवोल्यूशन का हमने स्टार्ट में थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन भी पढ़ लिया और उसके साथ साथ एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन भी पढ़ लिया. अब हम देखेंगे आज का हमारा जो लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 4 एंड इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट एवोल्यूशन. ठीक है, और ये डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट एवोल्यूशन बेसिकली टाइप्स हैं एवोल्यूशन की. तो आज के लेक्चर में हम सबसे पहले एवोल्यूशन की टाइप्स देख लेंगे. ठीक है, अब ये जो एवोल्यूशन की टाइप्स हैं जिसको हमने डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट एवोल्यूशन कहा है. ठीक है, आप अपने सबसे पहले अपने पास बुक्स खोलें. ठीक है, तो आपकी बुक में जो पेज नंबर है वो है 279. ठीक है, 279 पेज पर आपके पास डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट एवोल्यूशन है. उसके बाद टॉपिक है नेक्स्ट जेनेटिक ड्रिफ्ट और स्पेसिएशन. ये तीनों के तीनों टॉपिक्स हम आज के लेक्चर में स्टडी करेंगे. ठीक है, डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट एवोल्यूशन के बाद जो टॉपिक बुक में है वो है हार्डी वेनबर्ग थ्योरम. ठीक है, ये थ्योरम मैंने आज एक्सक्लूड कर दिया है. हम नेक्स्ट टॉपिक जेनेटिक ड्रिफ्ट पढ़ेंगे. इंशाल्लाह हम कल जो है वो इस थ्योरम को पढ़ेंगे. ठीक है, तो अभी आपने जो है वो पेज नंबर 279 ओपन करें और अपने पास पेन रेडी रखें और रजिस्टर्स जिस पर आप अपने पास नोट करते रहें. ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं डाइवर्जेंट एवोल्यूशन. ठीक है, एवोल्यूशन की 2 डिफरेंट टाइप्स हैं. 2 टाइप्स, एक है डाइवर्जेंट एवोल्यूशन और दूसरी है कन्वर्जेंट एवोल्यूशन. अब एवोल्यूशन को डाइवर्जेंट एवोल्यूशन या कन्वर्जेंट एवोल्यूशन क्यों कहा जाता है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लें. टाइप ऑफ एवोल्यूशन इन विच 2 स्पीशीज इवॉल्व फ्रॉम द सेम कॉमन एंसेस्ट्री ड्यू टू डाइवर्सिटी. ठीक है, जब इन्वायरमेंट के अंदर डाइवर्सिटी आती है. ठीक है, डाइवर्सिटी से क्या होता है कि 2 डिफरेंट स्पीशीज़ जो हैं वो एक कॉमन एंसेस्टर से इवॉल्व होती हैं. ठीक है, जिस तरह यहाँ पर हमारे पास हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास डाइवर्जेंट एवोल्यूशन होती है ये इनके जो एंसेस्टर्स होते हैं, आबाओ अजदाद होते हैं, वो एक सिंगल आबाओ अजदाद है. उससे फर्दर जो है डाइवर्सिटी की वजह से फर्दर 2 स्पीशीज़ जो है वो इवॉल्व होती हैं. इस तरह की एवोल्यूशन को डाइवर्जेंट एवोल्यूशन कहते हैं. एग्जांपल्स इसमें आ जाती है होमोलोगस ऑर्गन्स. ठीक है, होमोलोगस ऑर्गन्स आपने कल पढ़ा था. बॉडी के वो डिफरेंट स्पीशीज़ के ऑर्गन्स जो स्ट्रक्चरली अगर उनका इंटरनल स्ट्रक्चर देखें वो सेम है लेकिन फंक्शन उनके डिफरेंट हों, उन ऑर्गन्स को हम होमोलोगस ऑर्गन्स कहते हैं. तो ये जो होमोलोगस ऑर्गन्स हैं ये डाइवर्जेंट एवोल्यूशन की एग्जांपल है. उसके बाद हमारे पास एक एग्जांपल आ जाती है रेड फॉक्स और किड फॉक्स की. ठीक है, अब ये हमारे पास फॉक्स, ठीक है, फॉक्स टू स्पीशीज़ हैं फॉक्स की. एक स्पीशी का नाम है रेड फॉक्स. रेड फॉक्स जो नॉर्मली आपको नॉर्मल एनवायरनमेंट होता है जो हमारा, उसमें जो फॉक्स होती है वो रेड फॉक्स होती है. और जो डेजर्ट एरिया होता है जिसमें सहरा वगैरह का जो एरिया होता है वहाँ पर जो फॉक्स होती है उस फॉक्स का नाम है किड फॉक्स. ठीक है, जो किड फॉक्स होती है उसके जो ईयर्स होते हैं वो लार्जर होते हैं एज़ कम्पेयर टू रेड फॉक्स. ठीक है, रेड फॉक्स से उसके ईयर्स जो हैं वो लार्जर ईयर्स होते हैं. अब लार्जर ईयर्स की होने की वजह से ये जो है हम कह सकते हैं कि जो रेड फॉक्स और किड फॉक्स है इनके जो एंसेस्टर्स थे वो सेम एंसेस्टर थे. ठीक है, वो एक ही एंसेस्टर थे. फर्दर ये 2 स्पीशीज़ में कन्वर्ट हो गई हैं, रेड फॉक्स और किड फॉक्स, ऑन द बेसिस ऑफ देयर इन्वायरमेंट. ठीक है, तो कॉमन एंसेस्टर से इवॉल्व हुए हैं, तो इसको हम डाइवर्जेंट एवोल्यूशन कहते हैं. अब डाइवर्जेंट एवोल्यूशन में आपके पास यहाँ पर एग्जाम्पल है डॉग की. ठीक है, अब एक कॉमन डॉग है, उससे फर्दर जो है वो डिफरेंट स्पीशीज़ जो हैं वो डॉग की ब्रीड करवाई गई हैं एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग. ठीक है, इसको हम एवोल्यूशन डाइवर्जेंट एवोल्यूशन कहते हैं. यहाँ पर हॉर्स की एग्जांपल देखें, ये एक सिंगल कॉमन हॉर्स है. इस हॉर्स से फर्दर जो है जेब्रा, ठीक है, इस हॉर्स से फर्दर जेब्रा, डोंकी, ठीक है, ये इवॉल्व हुए हैं. तो ये हॉर्स से इवॉल्व हुए कि कॉमन एंसेस्टर इनका एक सिंगल हॉर्स था. उसके बाद फर्दर आगे जेब्रा, डोंकी, ये दूसरा रेड हॉर्स है, ये सारी के सारी एक सिंगल इनका कॉमन एंसेस्टर था और फर्दर आगे से ये डिफरेंट स्पीशीज़ में इवॉल्व हो गई हैं. ठीक है, तो इस तरह के एक कॉमन एंसेस्टर से डिफरेंट स्पीशीज़ 2 या 2 से ज़्यादा स्पीशीज़ जो हैं वो जब इवॉल्व होती हैं तो इस तरह की एवोल्यूशन को डाइवर्जेंट एवोल्यूशन कहा जाता है. ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है कन्वर्जेंट एवोल्यूशन. अब कन्वर्जेंट एवोल्यूशन भी बेसिकली एवोल्यूशन की टाइप है.
अब डाइवर्जेंट में क्या होता था, एक सिंगल कॉमन एंसेस्टर से डाइवर्ज हो रही थी डिफरेंट स्पीशीज़। आप जिस तरह कह सकती हैं कि सन है, ठीक है, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन की एग्जांपल आप सन ले लें, सन से लाइट इमिट होती है, तो एक सन जो लाइट इमिट होती है वो आगे से पूरी रेज में स्प्रेड हो जाती है, ठीक है। अब डिफरेंट रेज उस सन से हो रही हैं, लेकिन ओरिजिनेट तो वो जो रेज बन रही हैं वो तो सन से ही बन रही है, तो कॉमन एंसेस्टर उन सब रेज का सन है, आगे से वो रेज स्प्रेड हो रही है डिफरेंट एरियाज़ में। तो इसी तरह एक कॉमन एंसेस्टर होता है, उससे फर्दर आगे से डिफरेंट स्पीशीज़ जो है इवॉल्व होती हैं, इसको डाइवर्जेंट एवोल्यूशन कहते हैं। और जो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन होता है उसकी डेफिनेशन ये है, व्हेन डिफरेंट पॉइंट ऑफ ओरिजिन कन्वर्ज टू अ सिंगल पॉइंट, ठीक है। जब जो हमारे पास ओरिजिन है डिफरेंट पॉइंट्स के, वो एक सिंगल पॉइंट पर, अब आप ऐसे कह लें कि डिफरेंट रेज हैं, ठीक है, लाइट की, और वो डिफरेंट रेज डिफरेंट लोकेशन पर स्प्रेड हुई हुई हैं, और वो सारी की सारी आकर एक पॉइंट पर मिल रही हैं, ठीक है। उनके पॉइंट्स डिफरेंट थे लेकिन वो आकर मिल एक पॉइंट पर रही हैं, तो इस तरह की एवोल्यूशन को कन्वर्जेंट एवोल्यूशन कहते हैं। इसमें एनालॉगस ऑर्गन्स आ जाते हैं। एनालॉगस ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जो इंटरनली जो उनका स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है, लेकिन फंक्शन जो होता है वो उनका सेम होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें, शार्क है, इक्थियोरस है, डॉल्फिन है। शार्क हमारे पास फिश होती है, ठीक है। इक्थियोसॉर्स जो होता है ये हमारे पास रेप्टाइल है, और डॉल्फिन जो होती है ये मैमल है, ठीक है। लेकिन अगर आप इनका स्ट्रक्चर देखें, इंटरनल स्ट्रक्चर जो होता है ये इनका सेम है, लेकिन इनके फंक्शन आगे से इनके डिफरेंट हैं, ठीक है। तो अब ये क्या है कि डिफरेंट स्पीशीज़ जो है वो डिफरेंट पॉइंट से ओरिजिन आके कन्वर्ज हो रही हैं एक सिंगल पॉइंट पर। ये सारी की सारी वाटर के अंदर रहती हैं, ठीक है। तो इस तरह की एवोल्यूशन को कन्वर्जेंट एवोल्यूशन कहते हैं, जिसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं एक एनालॉगस ऑर्गन्स की, उसके बाद दूसरी है कैक्टस एंड यूफोरिया, ठीक है। जो कैक्टस प्लांट है वो अमेरिकन डेजर्ट में ग्रो करता है, और जो यूफोरिया है वो अफ्रीकन डेजर्ट में ग्रो करता है, ठीक है। अब इनके इन्वायरमेंट सेम है कि दोनों डेजर्ट में, यूफोरिया भी जो है वो डेजर्ट प्लांट है और कैक्टस भी डेजर्ट प्लांट है, ठीक है। इन्वायरमेंट सेम है, तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों स्पीशीज़ जो है इनके एंसेस्टर सेम होंगे क्योंकि इनका इन्वायरमेंट सेम है, ठीक है। तो जब इन्वायरमेंट सेम होगा तो उस इन्वायरमेंट की बेस पर कहा गया है कि कैक्टस एंड यूफोरिया जो हैं इनमें कन्वर्जेंट एवोल्यूशन है। दो डिफरेंट स्पीशीज़ हैं लेकिन इनके कॉमन एंसेस्टर हैं क्योंकि इनका इन्वायरमेंट जो है वो सेम है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है विंग्स, ठीक है। इंसेक्ट्स विंग्स हैं, बर्ड्स विंग्स हैं, बैट्स के विंग्स हैं, इन सब का फंक्शन सेम है कि ये उड़ने के लिए है, ठीक है। लेकिन इनका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसका मतलब है कि स्ट्रक्चर डिफरेंट है लेकिन फंक्शन सेम है, एक ही काम के लिए यूज़ हो रहे हैं। ये एनालॉगस ऑर्गन्स हैं, तो इनमें भी कन्वर्जेंट एवोल्यूशन हुई है कि डिफरेंट स्पीशीज़ जो है वो कॉमन, अब स्पीशीज़ डिफरेंट है लेकिन उनका एंसेस्टर जो है वो कोई एक कॉमन एंसेस्टर है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक आपकी बुक में हार्डी वेनबर्ग थ्योरम है, इस टॉपिक को स्किप कर दें, ठीक है। और उसके बाद आप आ जाएं पेज नंबर 282 पे, ठीक है। पेज नंबर 282 पे टॉपिक है जेनेटिक ड्रिफ्ट, ठीक है। जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है वो आपने कुछ थोड़ा सा, मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया था जेनेटिक ड्रिफ्ट का, लेकिन यहाँ पर हम दोबारा से इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। जेनेटिक ड्रिफ्ट की डेफिनेशन क्या है, ठीक है। चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इज़ कॉल्ड जेनेटिक ड्रिफ्ट, ठीक है। अब जीन फ्रीक्वेंसी या अलील क्या होता है और जीन क्या होता है। जीन जो है वो सिंगल कॉपी होती है, ठीक है। आपको पता है जीन्स पेयर्स में होते हैं, ठीक है। तो एक जीन के दो अलील होते हैं, मीन्स एक जीन का एक सेकंड पेयर होता है, तो वो जो पेयर होता है ना, ठीक है, जब डबल, वो उसको हम कहते हैं वो अलील है, ठीक है। अलील हम जीन को ही कहते हैं लेकिन उसकी डुप्लीकेट कॉपी होती है। हमें पता है कि हमारे पास हमारी बॉडी के अंदर जो जीन्स है वो पेयर्स में है, एक हमारी बॉडी में जीन आता है फादर से, एक मदर से आता है, तो हमारी बॉडी के अंदर जो जीन्स होते हैं वो पेयर्स में होते हैं। तो अब एक जो लोकेशन होती है जीन की, उसके ऊपर 2 अलील्स होंगे, मतलब 2 जीन्स होंगे, ठीक है। अच्छा, तो जीन अलील्स की फ्रीक्वेंसी में जब चेंज आ जाता है किसी भी एक इवेंट की वजह से, ठीक है, सडन चेंज जो आ जाता है, इसको कहा जाता है जेनेटिक ड्रिफ्ट, ठीक है।
अच्छा, ये एक स्मॉल पॉपुलेशन के अंदर जब चेंज आ जाता है, जिसमें जो जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट किसी पॉपुलेशन के अंदर होता है, ठीक है। तो जब स्मॉल पॉपुलेशन के अंदर चेंज आ जाता है जीन फ्रीक्वेंसी में, तो ये बहुत प्रोमिनेंट होता है, ठीक है। जेनेटिक ड्रिफ्ट जो होता है वो माइग्रेशन की वजह से भी हो सकता है, इमिग्रेशन की वजह से भी हो सकता है, एपिडर्मिस जो आउटर लेयर होती है स्किन की, उस वजह से भी हो सकता है, ठीक है। अब जो चेंज आता है वो कैसे आता है, या तो नंबर ऑफ़ अलील्स जो है वो इंक्रीज़ हो जाते हैं या डिक्रीज़ हो जाते हैं। तो ये जो नंबर ऑफ़ अलील्स का इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होना है, इसकी वजह से एवोल्यूशन होती है। और इस प्रोसेस को जब पूरे पॉपुलेशन में एक चेंज आ जाता है जीन की फ्रीक्वेंसी में, तो इसको कहा जाता है कि ये क्या है, ये हमारे पास जेनेटिक ड्रिफ्ट है, ठीक है। अच्छा, जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है चार्ल्स डार्विन ने भी जो है वो बताया था कि जो हमारे पास सेम स्पीशीज़ जो हैं वो अडॉप्ट होती हैं चेंजिंग एनवायरनमेंट से, ठीक है। और जब चेंजिंग फॉर एग्जांपल एक स्पीशी अमेरिकन रीजन में रह रही है, जब वो माइग्रेट करके अफ्रीकन रीजन में आती है, तो उनकी माइग्रेशन से क्या हुआ कि अब उनका एनवायरनमेंट चेंज हुआ, ठीक है। एनवायरनमेंट के चेंज होने से क्या होता है कि जब एनवायरनमेंट चेंज होता है, एनवायरनमेंट के चेंज होने से अब उसको उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग उस एनिमल को अपने आप को ढालना है, ठीक है। तो जब एनिमल ने उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी को यूज़ टू करना है, तो उसके लिए उसकी बॉडी के अंदर क्या होता है, चेंजेस आती हैं, ठीक है, जेनेटिक चेंजेस। तो वो जो चेंजेस आ रही होती हैं, वो कुछ टाइम बाद जो है वो पूरे पॉपुलेशन में क्लियरली जो है वो एक जीन फ्रीक्वेंसी में चेंज आ जाता है, इसको जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। अब यहाँ पर एग्जाम्पल देख लें, हमारे पास ये रेशो है, रेड फ्लाइज है हमारे पास वो 5 हैं, और 5 ही हमारे पास ब्लू फ्लाइज हैं, ठीक है। अब रेड एंड ब्लू दो डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, ठीक है। अब जब चेंज आएगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये जो ब्लू वाली हैं, इनकी डेथ हो गई है, 4 की 4 जो है वो डेड हो गई है, सिर्फ 1 रह गया है। तो यहाँ पर रेशो जो है वो चेंज हो गई है, 5:1 हो गया, क्योंकि 4 जो हमारे पास ब्लू वाली थी वो डेड हो गई हैं, ख़त्म हो गई हैं, किसी वजह से वो नहीं सर्वाइव कर पाई, नेचर सेलेक्ट नहीं कर पाई उनको, वो डेड हो गई हैं। अब जब रिप्रोडक्शन होगी, ठीक है, रिप्रोडक्शन से क्या होता है कि डबल नंबर इंक्रीज़ होता है। अब जो रेड वाली 5 हैं वो रिप्रोड्यूस करेंगी, तो उनसे फर्दर जो है रेड वाली 10 में कन्वर्ट हो जाएंगी, लेकिन जो ब्लू वाली हैं वो 2 रह जाएंगी, क्योंकि वो 1 थी, तो 1 जब रिप्रोड्यूस करेगी तो फिर एक और एक बनेगी, 2 में कन्वर्ट हो जाएंगी, डबल हो जाएगा। अब क्या है कि रेड वाली जो है उसको नेचर ने सिलेक्ट किया, तो रेड वाली ज़्यादा सर्वाइव कर रही है, ब्लू वाली जो है वो कम रह गई हैं। तो ये एक पॉपुलेशन में चेंज नज़र आया है, एवोल्यूशन हुई है, ठीक है, कि ब्लू वाली आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएंगी और रेड वाली जो है वो सर्वाइव कर जाएंगी। इसको जेनेटिक ड्रिफ्ट कहा जाता है, ठीक है, कि एक स्मॉल पॉपुलेशन के अंदर जो सडन चेंज आता है उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, कि ये हमारे पास एवोल्यूशन है, जेनेटिक ड्रिफ्ट है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है स्पेसिएशन, ठीक है। स्पेसिएशन की डेफिनेशन देखें, द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज़ बाय एवोल्यूशनरी प्रोसेस, ठीक है, कि एवोल्यूशन जब होती है, तो एवोल्यूशन के प्रोसेस में जब न्यू स्पीशीज़ की फॉर्मेशन होती है, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है स्पेसिएशन, ठीक है, कि न्यू स्पीशीज़ इवॉल्व हुई हैं। अब स्पेसिएशन कैसे वर्क करती हैं, ये जो स्पीशीज़ हैं, स्पेसिएशन का प्रोसेस होता है 2 स्टेप्स में होता है। फर्स्ट स्टेप्स में क्या होता है कि जो पेरेंटल पॉपुलेशन होती है वो डिवाइड होती है 2 और मोर देन 2 डॉटर पॉपुलेशंस, ठीक है। पेरेंटल पॉपुलेशन डिवाइड हो जाएगी 2 और मोर देन 2 डॉटर पॉपुलेशन, ये फर्स्ट स्टेप है स्पेसिएशन का। सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि सेकेंड स्टेप इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ मेटिंग सिस्टम, ठीक है। लाइक कुछ एनिमल्स होते हैं वो रैंडम मेटिंग करते हैं, किसी के साथ भी मेट कर लेते हैं, ठीक है, और कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनमें रैंडम मेटिंग्स जो है वो नहीं होती, ठीक है। अब जिनमें रैंडम मेटिंग्स नहीं होती तो उनमें एवोल्यूशन के चांसेस कम होते हैं, लेकिन जिनमें रैंडम मेटिंग्स हो सकती हैं उनमें एवोल्यूशन के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अगर एक पॉपुलेशन को जो रिप्रोडक्टिवली उसको आइसोलेट कर दिया जाए सेकंड पॉपुलेशन से, ठीक है, तो उससे भी क्या होगा, एवोल्यूशन होगी, न्यू स्पीशीज़ की एवोल्यूशन होगी, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि स्पेसिएशन का जो प्रोसेस है उसके 2 स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप है कि पेरेंटल पॉपुलेशन जो है वो डिवाइड हो जाती है 2 और मोर देन 2 डॉटर पॉपुलेशंस में। सेकेंड स्टेप है वो टाइप ऑफ मेटिंग सिस्टम है, लाइक रैंडम और नॉन रैंडम इन सेम एनिमल्स, ठीक है। एज अ रिजल्ट
जो होता है वो पॉपुलेशन, वन पॉपुलेशन इज रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम सेकेंड पॉपुलेशन, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है कंडीशंस विच हेल्प इन स्पेसिएशन, वो कंडीशन जिनकी वजह से स्पेसिएशन का प्रोसेस जो है वो पॉसिबल है। फर्स्ट कंडीशन हमारे पास आ जाती है पॉलीप्लाइड। पॉलीप्लाइड कहते हैं चेंज इन क्रोमोसोम्स, ठीक है। जब क्रोमोसोम्स का नंबर चेंज हो जाता है, ठीक है, उसको हम उस टर्म को कहते हैं पॉलीप्लाइड, ठीक है। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के चेंज होने से वो डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है, तो उससे भी क्या होता है कि स्पेसिएशन हो सकती है। उसके बाद आ जाता है सेकेंड कंडीशन आ जाती है डिस्पर्सल। डिस्पर्सल कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन को, कि जब एनिमल्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं डिफरेंट रीजन्स में, उनके डिस्ट्रीब्यूशन से जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट से स्पेसिएशन हो सकती है, न्यू स्पीशीज इवॉल्व हो सकती हैं। थर्ड कंडीशन आ जाती है वेरिएंस, ठीक है। वेरिएंस कहते हैं डिफरेंसेस को, ठीक है। अब डिफरेंसेस क्या हैं, आपने पहले पढ़ा है इस चैप्टर के स्टार्ट में म्यूटेशन। म्यूटेशन कहते हैं सडन चेंज को, ठीक है। जब जीन्स के, एक सिंगल जीन के अंदर सडनली कोई चेंज आ जाता है, तो उस चेंज की वजह से क्या होता है कि जो कैरेक्टर है वो चेंज हो जाता है। अब जब कैरेक्टर चेंज होंगे तो पर्सन टू पर्सन जो है वो कैरेक्टर्स में वेरिएशंस आ जाएंगे, डिफरेंसेस आ जाएंगे। अब ये जो वेरिएशंस होती हैं, जो पेरेंट्स से हम डिफरेंट जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो पेरेंट्स से डिफरेंट होते हैं, उनमें वेरिएशंस आ गई हैं, तो इससे डिफरेंसेस आ गए हैं वेरिएशंस की वजह से। जब डिफरेंसेस आते हैं तो इससे भी पॉसिबिलिटी है कि एवोल्यूशन हो, और एवोल्यूशन के प्रोसेस में जब स्पेसिएशन होगा तो न्यू स्पीशीज़ की फॉर्मेशन होगी। तो स्पेसिएशन में वेरिएंसेस का मींस डिफरेंसेस का भी इम्पॉर्टेंट रोल है। नंबर 4 जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट अभी आपने स्टडी किया था, चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी। जब एक स्मॉल पॉपुलेशन के अंदर जीन की फ्रीक्वेंसी में चेंज आ जाता है, उस कंडीशन को हम कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट, ठीक है। और जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से भी स्पेसिएशन का प्रोसेस होता है। नंबर 5 है नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं कि जो फिटेस्ट होता है, जो वो ऑर्गेनिज्म जो बेस्ट सूटेड ऑर्गेनिज्म होता है, नेचर उसको सिलेक्ट कर लेती है, ठीक है। तो अब नेचर जिन बेस्ट सूटेड ऑर्गेनिजम्स को सिलेक्ट करती है, तो उस प्रोसेस को हम नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं, ठीक है। इसको इन्वायरमेंटल सिलेक्शन भी कहा जाता है, कि इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो बेस्ट सूटेड होते हैं वो सर्वाइव कर जाते हैं, अदरवाइज जो बेस्ट सूटेड नहीं होते अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट, तो वो जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं इस दुनिया से, ठीक है। तो अब ये जो नेचुरल सिलेक्शन है, इसकी वजह से भी स्पेसिएशन पॉसिबल है। जो स्पीशीज़ रह जाती हैं वो फर्दर न्यू स्पीशीज़ में कन्वर्ट होती हैं, उनके कैरेक्टर्स चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली 5 डिफरेंट कंडीशंस हैं जिसकी वजह से स्पेसिएशन हो सकती है। फर्स्ट है पॉलीपोलाइड, डिस्पर्सल, वेरिएंस, जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। इन 5 कंडीशंस की वजह से हम कह सकते हैं कि एवोल्यूशन हो सकती है, ठीक है। एवोल्यूशन होगी तो फिर उसके बाद स्पेसिएशन होगी। स्पेसिएशन में यही होता है कि न्यू स्पीशीज़ की एवोल्यूशन होती है। जिस तरह हम कह सकते हैं कि हॉर्स से डोंकी की एवोल्यूशन हुई है, ठीक है। हॉर्स से जेब्रा, अब एक कॉमन एंसेस्टर थे, उससे फर्दर जेब्रा एंड डोंकी जो है वो डिफरेंट स्पीशीज़ कन्वर्ट हुई हैं, ठीक है। जिराफ की एग्जांपल है कि जिराफ का कहा जाता है कि जिराफ में 2 स्पीशीज़ थी, एक शॉर्ट नेक वाली थी, एक लॉन्ग नेक वाली। जब इन्वायरमेंटल चेंजेस आई, ग्रास जो है वो ख़त्म हुआ, तो फूड की डेफिशिएंसी की वजह से शॉर्ट नेक वाले जो है वो सर्वाइव नहीं कर सके। लॉन्ग नेक वाले, उनमें ये एबिलिटी थी कि वो ट्री से जो है वो अपना फूड ले सकें, और वो जो है वो सर्वाइव कर गए। तो जो बेस्ट सूटेड थे वो सर्वाइव कर गए, जो बेस्ट सूटेड नहीं थे वो एक्सटिंक्ट हो गए, ख़त्म हो गए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है टाइप्स ऑफ स्पेसिएशन, ठीक है। अब स्पेसिएशन की बेसिकली 3 डिफरेंट टाइप्स हैं हमारे पास। एक है सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन, पैरापैट्रिक स्पेसिएशन और एलोपैट्रिक स्पेसिएशन, ठीक है। ये 3 डिफरेंट टाइप्स हैं स्पेसिएशन की। फर्स्ट हम देख लेते हैं सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन को, ठीक है। सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन, इट इज़ द टाइप ऑफ स्पेसिएशन दैट अकर्स ड्यू टू चेंज इन क्रोमोसोम नंबर, जिसको हम पॉलीप्लाइडी कहते हैं, ठीक है। जब क्रोमोसोम नंबर में चेंज आ जाता है, ठीक है, जीन्स में चेंज आ जाता है, अब क्रोमोसोम नंबर या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ठीक है। अब क्रोमोसोम नंबर के इंक्रीज या डिक्रीज होने की वजह से जो न्यू स्पीशीज बनती हैं, उस स्पीशी को हम सिम्पैट्रिक स्पीशी कहते हैं। एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
अच्छा, अब इसमें क्या होता है, जियोग्राफिकल एरिया जो है वो मैटर करता है, हैबिटेट्स जो होते हैं वो मैटर करते हैं। म्यूटेशंस की वजह से क्रोमोसोमल एब्रीवेशन आती है, एब्रिएशन आती है कि वन टाइप ऑफ पॉपुलेशन जो है जिसमें क्रोमोसोम नंबर, फॉर एग्जांपल एक पॉपुलेशन है जो टेट्राप्लॉइड है, क्रोमोसोम्स नंबर जो है वो अगर वो टेट्राप्लॉइड है इसका मतलब है उनके पास 3 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। जब वो किसी डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म के साथ मेट करेगा तो एज अ रिजल्ट हमारे पास जो पॉपुलेशन आएगी तो वो एक न्यू स्पीशी होगी, क्योंकि वो 2 डिफरेंट इंडिविजुअल्स ने मेटिंग किया है तो उनके क्रोमोसोम्स नंबर जो है वो डिफरेंट थे, जिसकी वजह से न्यू स्पीशीज़ में एवोल्यूशन आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर सिम्पैट्रिक देखें, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये ओरिजिनल पॉपुलेशन थी। ठीक है, फर्स्ट स्टेप ऑफ स्पेसिएशन में हमारे पास क्या हुआ कि क्रोमोसोम्स नंबर जो है वो चेंज हुआ। नेक्स्ट जो जनरेशन आई है उसमें ये जो क्रोमोसोम नंबर चेंज हुआ था ये क्लियरली जो है वो डिफाइंड हो गया है, तो ये एक न्यू स्पीशी में कन्वर्ट हो गया है, इसको हम सिम्पैट्रिक कहते हैं। अच्छा, उसके बाद सेकेंड टाइप आ जाती है हमारे पास स्पेसिएशन की, एलोपैट्रिक स्पेसिएशन। ठीक है, अब एलोपैट्रिक स्पेसिएशन की डेफिनेशन क्या है आप अपने पास लिख लें। द टाइप ऑफ स्पेसिएशन दैट अकर्स ड्यू टू जियोग्राफिकल आइसोलेशन। ठीक है, अब जियोग्राफिकल आइसोलेशन क्या है, हमारे पास एक पॉपुलेशन है किसी भी एनिमल की। ठीक है, उन एनिमल की पॉपुलेशन के, क्योंकि वो एनिमल्स आपस में मेट करते हैं। ठीक है, अब मेटिंग से क्या होता है, फर्दर न्यू स्पीशीज़ बनती हैं। तो जब एनिमल्स की एक पॉपुलेशन के दरमियान में कोई रॉक, कोई रिवर, कोई फॉरेस्ट या कोई वॉल्केनो, कोई ऐसा एनवायरनमेंट चेंज आ जाएगा कि 2 पॉपुलेशन जो है वो सेपरेट हो जाएंगी। ठीक है, अब जो 2 पॉपुलेशन जब सेपरेट होंगी तो उनके बाद आफ्टर लॉन्ग टाइम पीरियड ऑफ टाइम जो है वो सेपरेट पॉपुलेशन जो है वो एक दूसरे को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगी। देखिए फॉर एग्जांपल एक आप यूँ समझ लें, एक एरिया है, अमेरिकन डेजर्ट है। अमेरिकन डेजर्ट में एक स्पीशीज़ जो है वो एक पॉपुलेशन है फॉक्स की। ठीक है, वो जो है वो सर्वाइव कर रही है। अब नेचर के थ्रू फ्लड आ गया है या रिवर जो है वो आ गया है या रॉक्स की जो है वो मीन्स पहाड़ बन गए हैं, माउंटेन्स बन गए हैं। अब उसकी वजह से क्या है, एक बैरियर आ जाता है। ठीक है, अब कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एक साइड पे आ जाएंगे, कुछ उस बैरियर के, कुछ दूसरी साइड पे। अब कुछ जब टाइम गुजर जाएगा, कुछ टाइम के बाद जो है वो 2 पॉपुलेशन जो पहले एक सेम पॉपुलेशन थी लेकिन किसी एक बैरियर की वजह से वो 2 डिफरेंट पॉपुलेशंस में कन्वर्ट हो गई हैं। अब वो जो डिफरेंट पॉपुलेशंस के ऑर्गेनिजम्स थे, जो मेंबर्स थे, कुछ लॉन्ग टाइम के बाद वो एक दूसरे को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेते हैं, वो न्यू स्पीशीज़ में इवॉल्व हो जाते हैं। तो इस तरह की जो हमारे पास स्पीशीज़ होती हैं, जो एक फॉर एग्जांपल अब ये हमारे पास एक पॉपुलेशन है। ठीक है, अब इस पॉपुलेशन में एक बैरियर आ गया है। ठीक है, अब बैरियर की वजह से 2 डिफरेंट पॉपुलेशंस बन गई हैं, तो ये दोनों डिफरेंट पॉपुलेशंस जो हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट हो जाएंगी कुछ टाइम के बाद। तो इस तरह की जो स्पेसिएशन होती है इसको एलोपैट्रिक स्पेसिएशन कहा जाता है। ठीक है, थर्ड हमारे पास स्पेसिएशन है, ये है पैरापैटिक स्पेसिएशन। ठीक है, पैरापैटिक स्पेसिएशन की डेफिनेशन है, द टाइप ऑफ स्पेसिएशन दैट अकर्स ड्यू टू हैबिटेट्स डिफरेंसेस विद इन सेम जियोग्राफिकल एरिया। ठीक है, एक ही जियोग्राफिकल एरिया है, उस एरिया के अंदर जो हैबिटेट्स डिफरेंस है। ठीक है, कोई अब हैबिटेट डिफरेंट होने की वजह से जो हमारे पास स्पीशीज़ बनती हैं, न्यू स्पीशीज़ की एवोल्यूशन होती है, उसको हम कहते हैं कि ये पैरापैटिक स्पेसिएशन है। अब इसमें एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास अमेरिकन ब्लू ग्रे पप फिश है। ठीक है, जो इसके एंसेस्टर्स देखें तो वो सेम एंसेस्टर्स हैं। ठीक है, 50 ईयर्स अगो जो है वो उनके एंसेस्टर्स जो है वो मैरीन वाटर में सेम होते थे, बाकी अपने जो है वो वेरिएंट से। लेकिन जो हमारे पास बॉटम डेवलप्ड स्पीशीज़ होती थी उनके देखिए हमारे पास 2 तरह की फिशेज़ हैं। एक हमारे पास अमेरिकन ब्लू ग्रे पप फिश है। ठीक है, जो अपने एंसेस्टर्स को जो है वो रिकॉग्नाइज़ नहीं कर सकती, क्योंकि रिकॉग्नाइज़ इस वजह से नहीं कर सकती कि वो एक मैरीन वाटर में थी और एक फ्रेश वाटर में थी। ठीक है, तो जब 50 ईयर्स पास आउट हो गए, ठीक है, उनका हैबिटेट सेम था, मैरीन वाटर था, लेकिन कुछ टाइम गुजरने के बाद वो अपने एंसेस्टर्स को जो है वो रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाई हैबिटेट्स की वजह से। ठीक है, जियोग्राफिकल एरिया सेम है, मैरीन है, लेकिन 2 डिफरेंट हैबिटेट्स में वो रह रहे थे मैरीन वाटर के अंदर। ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, जिसकी वजह से वो अपने एंसेस्टर्स को जो है वो रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाए, 2 डिफरेंट स्पीशीज़ बन गई हैं। ठीक है, अच्छा, वो प्लांट्स जो हैं वो कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो कि क्लाइमेटिक कंडीशन की बाउंड्रीज़ में रहते हैं। ठीक है,
और वो डिफरेंट टाइप में उनमें फ्लोरिंग का प्रोसेस होता है, ठीक है। अब वो जो डिफरेंट टाइप में फ्लोरिंग का प्रोसेस होता है उसकी वजह से इंटरब्रीडिंग में भी चेंज आ जाता है। इंटरब्रीडिंग में चेंज की वजह से हम कह सकते हैं कि ये पॉपुलेशन जो है वो डिस्टर्ब हो गई है, ठीक है। अब इस तरह की जो स्पेसिएशन होती है, इस स्पेसिएशन को पैरापैट्रिक स्पेसिएशन कहा जाता है, ठीक है। ठीक है, 3 डिफरेंट टाइप्स थी। एलोपैट्रिक, किसी बैरियर की वजह से जब चेंज आ जाता है एक पॉपुलेशन में, उसको हम उस स्पेसिएशन को एलोपैट्रिक स्पेसिएशन कहते हैं। जब क्रोमोसोमल चेंजेस की वजह से स्पेसिएशन आती है उसको सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन कहते हैं। और अगर हमारे जियोग्राफिकल एरिया में जब चेंजेस होती हैं, एक हैबिटेट के चेंज होने की वजह से, डिफरेंसेस की वजह से जब स्पेसिएशन का प्रोसेस होता है तो उसको पैरापैट्रिक स्पेसिएशन कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो है टॉपिक ख़त्म हो गया है। कल इंशाल्लाह हम हार्डी वेनबर्ग थ्योरम को स्टडी करेंगे। अब आपका होम टास्क ये है, पहले आपने नोट्स बनाने हैं, एमसीक्यूज़ मार्क करने हैं और उसके साथ साथ टॉपिक को मेमोराइज़ करना है, ठीक है। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। ई असेसमेंट्स आपने सॉल्व नहीं की, आपने अपनी ई असेसमेंट भी सॉल्व करनी है, ठीक है। रिज़ल्ट आपका अपलोड हो गया होगा पोर्टल पर, तो 0 मार्क्स हैं आप सबके। तो कुछ ने जिन्होंने अटैम्प्ट की है उनके मार्क्स जो हैं वो अपलोड हो गए, जिन्होंने नहीं की उनके 0 मार्क्स हैं। तो काइंडली आप जो है वो टाइम बाय टाइम, ट्यूसडे आपका असेसमेंट डे है, तो हर ट्यूसडे को मैं असेसमेंट अपलोड करूँगी, तो आपने वो असेसमेंट जो है वो हर ट्यूसडे को सॉल्व करनी है। लेक्चर्स मैं अपलोड कर रही हूँ लेकिन मुझे लेक्चर्स पे कमेंट्स नहीं आ रहे, तो आप लोग जो है वो लेक्चर्स में कमेंट्स भी किया करें, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।